नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज राहुल गांधी ने कहा कि मैं राजा नहीं हूं और राजा बनना भी नहीं चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया कि देश का राजा कैसा हो। आवाज आई राहुल गांधी जैसा हो। राहुल गांधी वहां मौजूद थे और उन्होंने कहा कि मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं राजा के कॉन्सेप्ट से बिलोंग नहीं करता। देश की निगाहें राहुल गांधी पर हैं आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिल रही है। लेकिन राहुल गांधी अगर राजा बनने से इनकार कर रहे हैं तो इसके क्या अर्थ लगाए जा सकते हैं, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। और वीडियो बनाने से पहले आपसे दरख्वास्त तो करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिल रही है, इसके संकेत चारों तरफ से मिल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, राष्ट्र के स्तर पर भी अंदरूनी घमासान, चाहे वह संघ से हो या फिर विपक्ष से हो, चारों तरफ से नरेंद्र मोदी घिर गए हैं। जिस तरह की गतिविधियां पिछले दिनों सामने आई हैं, उससे यही लगता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा समय तक राज नहीं कर सकते हैं। संघ ने कमर कस लिया है भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा जमाने के लिए और प्रधानमंत्री को बदलने के लिए, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान शीर्ष नेतृत्व से आरएसएस खुश नहीं है और वह अपनी मर्जी का भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बनाना चाहता है। इस क्रम में वह सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष पद पर अपने किसी खास को, जो भारतीय जनता पार्टी में कद्दावर नेता है, उसे अध्यक्ष बनाना चाहता है और उसके बाद अनुकूल परिस्थितियां आने पर 2029 के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छुट्टी करना चाहता है। पिछले दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत ने महाराष्ट्र में कहा कि जब 75 साल की उम्र हो जाए और जनता सम्मान करने लगे साल ओढ़ा करके, तो राजा को चाहिए कि वह कुर्सी खाली कर दे, पतली गली से निकल ले और दूसरों के लिए कुर्सी खाली कर दे। उनका संकेत नरेंद्र मोदी की तरफ था। नरेंद्र मोदी 75 साल के होने वाले हैं 17 सितंबर 2025 को, और जो नियम उन्होंने 2014 में बनाया था, मार्गदर्शक मंडल का गठन करके कि पार्टी का कोई बड़ा नेता 75 साल का होता है तो उसे मार्गदर्शक मंडल में जाना पड़ेगा। आज वह अपनी ही बनाई हुई जाल में फंस गए हैं और उन्हें फंसाने का काम कोई और नहीं, संघ प्रमुख कर रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग की जाएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 6 दिन पहले यानी 11 सितंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत 75 साल पूरे करेंगे। तो सवाल उठता है कि नैतिकता का तकाजा तो यही है कि संघ प्रमुख पहले अपनी गद्दी खाली करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक
पद पर किसी और को बैठाने के लिए कुर्सी खाली करे, उसके बाद अगर नरेंद्र मोदी से अपील की जाती है तो यह तर्कसंगत लगेगा और देश की जनता का समर्थन उनके साथ होगा। तो क्या इस देश की राजनीति में दो बड़ा परिवर्तन होने वाला है, संघ प्रमुख का त्याग पत्र और नरेंद्र मोदी का त्याग पत्र। कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन दिल्ली की सत्ता के गलियारों में यह बातें गूंज रही हैं और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच गहमा गहमी है कि किसे नया प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, किसे बीजेपी अध्यक्ष बनाया जाएगा और किसे संघ प्रमुख बनाया जाएगा। आरएसएस में दूसरे नंबर के पदाधिकारी होश बोले दत्तात्रेय हैं। नंबर उन्हीं का है इस बार संघ प्रमुख बनने का, और होश बोले दत्तात्रेय नरेंद्र मोदी के समर्थक माने जाते हैं। अगर मोहन भागवत संघ प्रमुख की कुर्सी छोड़ेंगे और दत्तात्रेय कुर्सी संभालेंगे तो क्या वह नरेंद्र मोदी को निरंतर इस देश का राजा बनाए रखना चाहेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के खेमे का समर्थन करते हुए वह कई बार देखे गए हैं। आपको हम बता दें कि संघ में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नरेंद्र मोदी के समर्थक भी हैं और कट्टर संघ समर्थक भी हैं जो मोहन भागवत का समर्थन करते हैं। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में संघ के लोग भी हैं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है एक धड़ा, और दूसरा धड़ा अंधभक्तों की श्रेणी में आता है और वह अंधभक्त नरेंद्र मोदी को 2047 तक प्रधानमंत्री बनाए रखने के पक्ष में हैं। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच का घमासान अब सड़कों पर आ गया है, और जब संघ प्रमुख मोहन भागवत नरेंद्र मोदी का इस्तीफा घुमा फिरा करके प्रतीकों के सहारे मांग रहे हैं, तो क्या कोई बड़ा धमाका होने वाला है। नरेंद्र मोदी के सामने सिर्फ संघ प्रमुख का संकट नहीं है, नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ा संकट अंतर्राष्ट्रीय संकट है। दुनिया के तमाम देशों ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन नहीं किया, आतंक का विरोध जरूर किया, और 193 देशों ने, एस जयशंकर विदेश मंत्री के शब्दों में 193 देशों ने आतंक का विरोध किया। तो इस आतंक के विरोध को एस जयशंकर मोदी का समर्थन मान रहे हैं, लेकिन देश और दुनिया के तमाम देश इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, पचा नहीं पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से भारत की भद पिटी है और जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 32 बार ट्वीट करके नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने, भारत की इकोनॉमी को ढहाने और भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहने की जुर्रत किया है, इससे नरेंद्र मोदी के सामने बड़ा संकट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह चौथी इकोनॉमी होने का ढिढोरा अरसे से पीट रहे हैं। भारत को विश्व गुरु का तमगा खुद ही दे चुके हैं, या यूं कहें कि विश्व गुरु का तमगा स्वयंभू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पर खुद ले रहे हैं और अपने को विश्व गुरु साबित करने में
कोताही नहीं छोड़ रहे हैं पिछले कई वर्षों से, लेकिन विश्व गुरु का उनका जुनून अब कहीं फीका पड़ गया लगता है, जब विश्व बिरादरी उनके साथ खड़ा होने, ऑपरेशन सिंदूर के साथ होने से मना कर दिया है। भारत के सीमावर्ती देश जो भारत से सटे हैं, चाहे वह नेपाल हो, चाहे वह चीन हो, चाहे वह बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक भी देश नहीं खड़ा है। और पाकिस्तान के साथ छुपे तौर पर अमेरिका भी है और दुनिया के तमाम मुस्लिम देश तो है ही। रूस की चुप्पी भी साबित करती है कि रूस भी किसी न किसी रूप में पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और चीन तो खुल करके पाकिस्तान के साथ है और उसकी सैन्य सहायता कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन के रक्षा उपकरण से ही भारत के लड़ाकू विमानों को गिराया गया था, जिसे मानने के लिए नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार अब भी नहीं सहमत है। हालांकि यह जानकारी पूरे देश को हो गई है कि कम से कम 4-5 विमान, लड़ाकू विमान पाकिस्तान ने मार गिराया है, जिसका खुलासा भारत में नहीं होता है। पाकिस्तान खुलासा करता है लेकिन उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया जाता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसका खुलासा करते हैं कि 4-5 विमान मार गिराए गए हैं, लेकिन उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया। इशारा जरूर भारत की तरफ था। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के आला नेतृत्व को बुला करके भोज दे रहे हैं, पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए तमाम वित्तीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मदद पहुंचवा रहे हैं या ऋण दिला रहे हैं। इससे यही लगता है कि अमेरिका भारत को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है। यहां तक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस से नहीं, ईरान, इराक या मुस्लिम कंट्रीज से नहीं, बल्कि पाकिस्तान से कच्चा तेल खरीदना चाहिए भारत को। तो भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती जितना डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, उससे दुनिया में जो भारत की इमेज है, जो छवि है, उसे करारा झटका लग रहा है और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति, कूटनीति फेल हो रही है। लेकिन भारत के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिर गए हैं और उन्हें घेरने में संघ सबसे आगे है, वह नरेंद्र मोदी के लिए ज्यादा दुखद है। 2024 में जब बैसाखियों वाली सरकार बनती है और विपक्ष में 235 सांसद चुन करके आते हैं, तो विपक्ष आज पहले के मुकाबले 2014-2019 के मुकाबले बहुत मजबूत है और नेता विपक्ष का पद भी राहुल गांधी के पास आ गया है। विपक्ष के हौसले जितना बुलंद हैं, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को फेल बता करके नरेंद्र मोदी को घेरने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। चुनाव आयोग को लेकर, चुनाव आयोग की हरकतों को लेकर जिस तरह के सवाल राहुल गांधी चुनाव आयोग से, मोदी सत्ता से पूछ रहे हैं, उनके साथ पूरा देश खड़ा हुआ दिखाई दे रहा। बिहार में SIR को लेकर के जो छुपी हुई क्रांति चल रही है, याद रहे बिहार क्रांतियों का राज्य है, संपूर्ण क्रांति वहीं से जन्म ली थी।
जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 70 के दशक में, और आज 21वीं सदी में 2025 में फिर से बिहार अंगड़ाई ले रहा। चुनाव आयोग और मोदी सरकार के खिलाफ जितना बिहार की जनता अगर आग उगल रही है, उसे अगर आप महसूस कीजिए तो आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत न सिर्फ बिहार में पतली हो गई है, पूरे देश से ऐसे संकेत आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अब पहले जैसा मजबूत नहीं रह गया है और उसके बुरे दिन शुरू हो गए। अगर देखा जाए प्रतीकों के माध्यम से तो राहुल गांधी आज चढ़ता हुआ सूरज है और नरेंद्र मोदी शाम का ढलता हुआ सूरज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे। इन प्रतीकों का अर्थ है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को इस देश की जनता फिर से एक बार स्वीकार कर रही है और नरेंद्र मोदी के 11 साल के राज को लेकर के जिस तरह से जनता में निराशा है, बौखलाहट है और नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाने का जज्बा दिखाई दे रहा है, उससे उसे नरेंद्र मोदी बखूबी महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह और भारतीय जनता पार्टी की नैया डूबते हुए नजर आ रही है। क्या डूबती हुई नैया को किनारा मिलेगा? क्या वह फिर से शक्तिशाली हो करके अपने को मजबूत करके अपने राज्य को अक्षुण्ण रख सकती है 2047 तक, जैसा कि दावा करते हैं मोदी के तमाम समर्थक, अंधभक्त और बीजेपी के कार्यकर्ता? हमें नहीं लगता। हमें लगता है कि हर एक शासक का एक कालखंड होता है और नरेंद्र मोदी के शासन का कालखंड उतार पर आ गया है। आप देखें तो सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी ये आवाज आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब संसद में बहस हो रही थी तो राजनाथ सिंह ने स्वीकार किया कि किसी भी पार्टी का राज अनंत काल तक नहीं रह सकता, कोई भी पार्टी हमेशा सत्ता में नहीं रह सकती है। तो यह भारतीय जनता पार्टी के अंदर की उहापोह, खलबलाहट और बौखलाहट इससे प्रकट होता है। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें चाणक्य और रणनीतिकार का दर्जा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी में और नंबर 2 के नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, मोदी राज चलाने का ठीकरा उन्हीं के ऊपर फोड़ा जाता है। अमित शाह ने खुद पिछले दिनों कहा कि हम रिटायर्ड होंगे तो वेद उपनिषद का अध्ययन करेंगे, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती करेंगे। तो अमित शाह का यह बयान भी यही संदेश दे रहा है कि मोदी सत्ता खतरे में है, बीजेपी की नैया डूब रही है और उस नैया से, उस नाव से चूहे निकल करके भागना चाहते हैं, दूसरी पार्टी में शिफ्ट होना चाहते हैं। तो यह संकेत जो अमित शाह ने दिया, जो राजनाथ सिंह ने दिया और जो संघ प्रमुख ने दिया, अगर इन संकेतों को जोड़ करके देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता हमें लगता है कि 2029 तक नहीं चल सकती है। उपराष्ट्रपति से जिस तरह से इस्तीफा लिया गया
उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण भी खुल करके सामने आ गया है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आरएसएस से हाथ मिला चुके थे और आरएसएस से मिलकर षड्यंत्र रच कर मोदी सत्ता को उखाड़ फेंकने की साजिश रच रहे थे। उपराष्ट्रपति विरोधियों का, विपक्ष का अड्डा बन गया था और वहां आमंत्रित किए जाते थे विपक्ष के कद्दावर नेता, और इन्हीं नेताओं से संदेश भेजने का काम जगदीप धनखड़ करना चाहते थे चंद्रबाबू नायडू के पास कि नायडू को समझाइए समर्थन वापस लें। और जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली तो उन्होंने रातों रात कुछ ही घंटों में राष्ट्रपति से इस्तीफा लिखवा लिया और इसके पीछे कारण दिखाया गया स्वास्थ्य कारण। दिन भर जगदीप धनखड़ राज्यसभा की कार्रवाई करते रहे, राज्यसभा में गरजते रहे, विपक्ष को निशाने पर लेते रहे और विपक्ष का साथ भी देते रहे। लेकिन शाम के समय एकाएक मौसम पलटता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के एक कद्दावर नेता के जरिए फोन करवाते हैं उपराष्ट्रपति के पास कि इस्तीफा दो, स्वास्थ्य कारण दिखाओ। बहरहाल जितने भी घटनाक्रम सामने आ रहे हैं उसमें अगर नितिन गडकरी के बयान को जोड़ दिया जाए और योगी और देवेंद्र फडणवीस की प्रधानमंत्री बनने की इच्छा शक्ति को जोड़ दिया जाए तो इससे यही ध्वनित होता है कि आरएसएस के हाथ में बीजेपी की कमान, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व की लगाम और पूरा बीजेपी पर कब्जा हो रहा है और थोड़े दिनों में हो जाएगा। जिस दिन संजय जोशी को बीजेपी अध्यक्ष बना दिया जाएगा, हमें लगता है कि उस दिन गुजरात लाबी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की शीर्ष नेतृत्व पद से या बीजेपी पर कब्जा करे रखने की इच्छा शक्ति खत्म हो जाएगी और वह बैकफुट पर आ जाएंगे। पहले की अपेक्षा विपक्ष मजबूत है और विपक्ष भी ललकार रहा है, लेकिन राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि वह राजा नहीं बनेंगे, राजा का कॉन्सेप्ट अतीत का है, प्राचीन काल का है, राजतंत्र के जमाने का है और उस कॉन्सेप्ट को नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। जब नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना की गई और सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक होता है, तभी लग गया इस देश को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रजातंत्र को खत्म करके राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। तो राजा बने रहने की चाहत नरेंद्र मोदी में है, लेकिन जो देश संविधान से चल रहा है और राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, अगर उनसे सवाल किया जाता है कि राजा बनोगे या नारे लगाया जाता है कि देश का राजा कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, और राहुल गांधी सिरे से उसी समय वहीं पर जहां नारा लगता रहता है खारिज कर देते हैं, तो इसका मतलब है यह नहीं हुआ कि वह प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। वह अतीत के कॉन्सेप्ट से, राजतंत्र के कॉन्सेप्ट से दूर है और दूर रखना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की तरह राजतंत्र के समर्थक नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने इनकार किया। और फिर जब सत्ता परिवर्तन होगा और इस देश की इच्छा होगी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने संवैधानिक परंपरा के अनुसार, तो राहुल गांधी इनकार नहीं कर सकते हैं। और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी की छवि
जिस तरह से उभर करके सामने आई है, उनके अंदर भी देश इंदिरा गांधी की छवि देख रहा। राहुल गांधी अगर राजा या प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो एक और इंदिरा गांधी इस देश की शासक बनेगी और वह एक और इंदिरा गांधी उन्हीं इंदिरा गांधी की पोती प्रियंका गांधी होंगी। प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान यानी अध्यक्ष पद दिए जाने की बात अंदर खाने में चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे बढ़ती उम्र के कारण, स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहते हैं और वह अध्यक्ष पद की कमान प्रियंका गांधी को सौंपना चाहते हैं। अगर राहुल गांधी वाकई राजा बनने के खिलाफ होंगे तो यह देश चाहेगा कि एक और इंदिरा गांधी आए और इस देश का राजपाट संभाले, भारत को हिंदू राष्ट्र होने से बचाए, संविधान को हटाने की जद्दोजहद जो आरएसएस और बीजेपी कर रही है, संविधान की रक्षा की जाए, लोकतंत्र की रक्षा की जाए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, इससे हमें बड़ी ताकत मिले।